नमस्कार दोस्तों। आइए जहाँ से टॉपिक को हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लोग इसमें पीएसआईआर के अगर देखिए तो पीएसआईआर का ये हम लोग वस्तुतः दूसरा खंड कर रहे हैं, क्योंकि जो पीएसआईआर का एक खंड है संविधान करके, जो भारतीय संविधान के बारे में आपसे कुछ सवाल करते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो पीएसआईआर का जो है भारतीय संविधान मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको दोबारा भी पढ़ाऊंगा, हालांकि पढ़ाना भी चाहता हूं, तो एक बार फिर से करूंगा ताकि कुछ अपडेट्स लेकर के आऊं। लेकिन ये पार्ट पहले हो चुका है, तो एक चैप्टर हमारे पास पहले से कंप्लीट है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वह हम लोगों ने करीबन करीबन 40% जो है हिस्सा कवर कर लिया है, और मैं अब थोड़ा सा जो है इसको स्पीड अप भी कर चुका हूं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत में हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, आयाम, आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसके इतिहास आदि के बारे में चर्चा की थी। अब उसी क्रम को जो है हम लोग आगे लेकर के अगर चलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता हूँ। और चेंजिंग में मैं एंटायर स्क्रीन मार देता हूँ, तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। ओके, डन। ये हिस्सा हम लोग कर रहे हैं। है ना? तो हम लोग इस क्रम में ये चर्चा कर रहे थे। तो राजनीतिक सिद्धांत में अब हम लोगों ने चूंकि अब तक न्याय देख लिया है, न्याय के साथ साथ हमने स्वतंत्रता भी देख ली है। अब इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है समानता। इस पर चर्चा करेंगे। जरा समानता पर बात करते हैं। समानता पर बात करते समय पहले ये भी है कि आईएएस मार्गदर्शक चैनल आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही सारगर्भित, ये कई सारे कमेंट्स बच्चों के रहे हैं कि ये आप बच्चों के कमेंट्स रहे हैं, और वो अच्छा लगता है कि मैं आप लोग के सामने जो है उसको बताऊं, ताकि एक विश्वसनीयता आनी चाहिए। और बच्चों के ये कमेंट्स रहे हैं कि जितना क्वालिटी मटेरियल्स हम आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, उतना मार्केट में कहीं और आपको जो है उपलब्ध नहीं होता है। और आईएएस की तैयारी को लोग कहीं ना कहीं एक मजाक बना करके रख दिए हैं। तो उसमें और खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो है दो तरह की समस्या आती है। ऑफलाइन कोचिंग्स में आप ये मान करके चलिए कि ऐसी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं होती है जो टीचर से पढ़वाने के बाद उसका पूरा पेमेंट करती है। केवल मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये सभी टीचर्स की जो है सच्चाई है। वो मिलते हैं जब महफिल में तो सब रोते हैं, और जब टीचर्स की पेमेंट पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि एक टीचर का, एक गुरु का दिल दुखता है। आप फीस अपने घर से जो है किसी तरह से जो है मैनेज करते हैं, इस फीस को उठा करके आप मैनेजमेंट को देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस फीस को कभी भी पूरी तरह से टीचर्स को नहीं देता है। 4-4 साल, 5-5 साल से फीस अटके हुए हैं, और अनाप शनाप केवल प्रचार करने में जो है इसको जो है खर्च कर रहे हैं लोग। तो ये एक तरह से जो है मैनेजमेंट जो है अपनी अय्यासियों पर जो है बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहेंगे कि सर ये पीएसआईआर में आप क्या पढ़ाने लगे। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहा है कि सर आप दोबारा क्यों नहीं आए इंस्टीट्यूट पर। तो मैं बहुत क्लियर रहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ी है, और खुल करके बात करता हूँ। और जब अन्याय के विरुद्ध लड़ी है तो उसका जो है सीधा सा हिसाब किताब यही रहा है कि फिर हम कभी भी छिपने की या बचने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये टीचर्स जो होते हैं उनकी मजबूरी है कि बेचारे कुछ और नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं
इस दर्द को झेलते हैं, ये एक बहुत बुरा होता है। तो अब जब टीचर का दिल दुखता है, गुरु का दिल दुखता है, तो कहीं न कहीं ये, अगर आप भारतीय धर्म में, भारतीय शास्त्र में अगर आप विश्वास करते हैं तो ये मानिएगा, अगर आप अपने माँ बाप में विश्वास करते हैं तो गुरु में भी विश्वास करते होंगे कि गुरु का पढ़ाया हुआ असफल हो जाता है। क्योंकि जो गुरु की गुरु दक्षिणा होती है वो आपके फीस के रूप में ही प्राप्त होनी होती है, और गुरु दक्षिणा नहीं तो शिक्षा कंप्लीट नहीं होती है। दोष आपका नहीं है, दोष इस लेवल का है। और कहीं न कहीं ये जो बाजारवाद की प्रवृत्ति है उसको तोड़ने की कोशिश जो है वह आईएएस मार्गदर्शक चैनल करता है। तो बाजार के शिकार युवा भारत के सपनों को साकार करने के लिए जो मेरी जिद है, ये बाकी मेरे दोस्त हैं गिरिजेश सर, काफ़ी सीनियर हैं मुझसे, लेकिन दोस्ती का जो है रिश्ता रखते हैं, तो उन्होंने जो है इस चीज़ को तैयार किया था। तो तमाम कोचिंग्स के चक्कर में अगर आप पड़े हुए हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कोचिंग्स का चक्कर छोड़िए। इसके मुकाबले आप आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आइए, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आइए। आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर मैं इस दावे के साथ आपसे बात कर सकता हूं कि जितना क्वांटिटी मटेरियल, क्वालिटी और क्वांटिटी आपको आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर मिल जाएगा, उतना आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा करके देख लीजिए, वो आपको कहीं और किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। संभवतः मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ अपने ही प्रचार में, लेकिन ये सुनना जरूरी है। आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर तो बजाय आप कहीं और फीस पे करने के लिए आप आईएएस मार्गदर्शक चैनल से जुड़िए। आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप मेरे बारे में, आप मेरा कैसे जो है गुरु दक्षिणा अदा कर सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार होने दीजिए। ये जितना ज़्यादा लोगों के बीच में जाएगा उतना ज़्यादा प्रोत्साहन मुझे मिलता है, और तब सही क्वालिटी का जो है मटेरियल आप लोग के बीच में और पूरी जो है ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर अपना प्रचार कर रहे हैं। अपना प्रचार करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दुर्दांत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचिए आप। और इसमें आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। जब जितना अधिक से अधिक आप प्रचारित प्रसारित करेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि आपके चैनल पर ज़्यादा व्यू वगैरह नहीं है, तो भैया ज़्यादा व्यू वगैरह के लिए एडसेंस पर पैसा खर्च करना होता है। तो ये जब तमाम कोचिंग्स वगैरह में टीचर्स का देखते हैं कि जो हज़ारों में और लाखों में व्यू जा रहे हैं, तो उसके पीछे बड़ी मात्रा में पैसा इन्वॉल्व करते हैं। मैं उसके बजाय मैं ज़्यादा किताबों में और कंटेंट पर इन्वॉल्व करना चाहूँगा। तो आइए इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी जान लेना है कि अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। मेरे चैनल पर आपको कंप्लीट जो है इंडियन पॉलिटी पूरी मिल जाएगी, फ्री में है अवेलेबल। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों को समझ में आ जाएगी, कंप्लीट है। और ये इस दावे के साथ है कि इससे बेहतर इंडियन पॉलिटी का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 2 पर आपको इकोनॉमी मिल जाएगी, अर्थव्यवस्था मिल जाएगी, ये पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 3 आपको प्राचीन भारत के इतिहास पर कुछ कोर्स मिल जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। हालांकि अभी 1/3 ही कंप्लीट किया है, आगे समय मिलने पर करेंगे। PSIR ये पेड कोर्स है और इस बात से बहुत खुश हूँ कि काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है इसमें एडमिशन मिले मुझे, आप बच्चों के, आप लोगों का ट्रस्ट के लिए शुक्रिया। तो ये अभी चल ही रहा है। साथ में ही भारतीय दर्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो ये भी मौजूद है। साथ में करंट अफेयर्स के कई सारे इश्यूज हम लोग लेकर के आए हैं और मेरी कोशिश ये है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मैं आप लोगों को पढ़ा करके दूं। तो इस बीच में कहीं और नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसी चैनल पर ले रहा हूँ। तमाम जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके बारे में भी जो है मैं आप लोगों से बात करता रहूँ। इस चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा।
आइए अब आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज अब इधर उधर की बहुत बात हो गई, तो अब सीधा जो है टॉपिक पर जो है हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो, अगर आप देखिए तो ये टॉपिक हमारा है समानता पर। PSIR में जो है समानता पर, ये समानता पर जो बात कर रहा हूँ वो पहले हम लोगों ने जो स्वतंत्रता और न्याय पर चर्चा कर रखी है, ये इससे पूरी तरह से अलग नहीं है, बल्कि ये उसी का एक हिस्सा है। और जब हम समानता के बारे में बात कर रहे हैं तो समानता पा लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जब हमको बनाया या आपके ईश्वर ने जब हमें बनाया होगा, जो भी आप कह लीजिए, तो वो हमें मुख्य रूप से असमान बनाता है। और ये असमानता जो होती है कई तरह की हो सकती है। लोगों की शक्ल सूरत अलग हो सकती है, जो बाहरी दिखावट है। धर्म भी आज की तारीख में बाहरी दिखावट ही हो गई है। कोई हिजाब से पहचाना जा रहा है, कोई टोपी से पहचाना जा रहा है, कोई भगवा रंग से पहचाना जा रहा है, कोई पगड़ी से पहचाना जा रहा है, कोई क्रॉस लटकाने से पहचाना जा रहा है। धर्म अब अंतःकरण का विषय नहीं है, परंतु उसके अंदर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लिंग आदि इन सब से जो है ये संबंधित है। उनकी शारीरिक, अनुवांशिक और मानसिक जो क्षमताएं होती हैं, सक्षमताएं जो होती हैं, वह लोगों की अलग अलग होती हैं। और सिर्फ बनावट या क्षमताएं ही अलग अलग नहीं है, लोगों की मनोवृत्तियां और क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अलावा वे अलग अलग तरीकों से अपनी जिंदगी जीते हैं या अलग अलग तरीके से जिंदगी जीने की कल्पना करते हैं। दरअसल मनुष्यों के में बहुत असमानता होती है। हम अपने आसपास देखते हुए इस तरह की असमानता का अनुभव बहुत अधिक कर सकते हैं। आप दो बिल्कुल समान लोगों की कल्पना तो जो है सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही कर सकते हैं, जुड़वा जैसी फिल्में। वैसे जुड़वा जैसी फिल्में भी जब आती हैं, सीता गीता जैसी फिल्में आती हैं, तो उसमें भी अगर आप देखिए तो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन असमानताओं के बीच में अगर हम महसूस करें तो बुनियादी रूप से हम सब समान होते हैं। मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको जो है वैशेषिक दर्शन की तरफ ले जाना चाहूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कैसे है। वैशेषिक दर्शन जो है, जिसमें सबसे पहले परमाणु की चर्चा की गई, तो वैशेषिक दर्शन तो कई तरह के द्रव्य मानता है, लेकिन मैं इसके दो द्रव्यों की चर्चा, 7 द्रव्य में से मूलतः 2 द्रव्य की चर्चा करूंगा। एक आपका है सामान्य और दूसरा है आपका विशेष। सामान्य के कहे जाने का मतलब क्या होता है? सामान्य के कहे जाने का मतलब है कि जैसे आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो उन 10 स्टूडेंट्स के बीच में वो सब इस मामले में सामान्य है कि वो सब के सब स्टूडेंट हैं। इसी तरह से सभी मनुष्य मनुष्य हैं। तो इन सब में मनुष्यत्व या छात्रत्व या स्टूडेंटनेस का एक लक्षण पाया जाता है, जिसे सामान्य कहते हैं, जो कि हम सबको जो है मनुष्य बना देते हैं। और दूसरा होता है विशेष, कि मनुष्य मनुष्य में एक मनुष्य, मनुष्य 1, मनुष्य 2 से और मनुष्य 3, ये आपस में एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। वह विशेष नामक द्रव्य के कारण होते हैं। तो हम सब एक साथ समान भी हैं। अगर केवल मनुष्य जाति के बारे में बात की जाए तो प्रत्येक मनुष्य इस मामले में समान है कि वह मनुष्य है, लेकिन वह असमान भी है, क्योंकि किसी का रंग अलग है, तो किसी की लंबाई चौड़ाई अलग है,
तो किसी का जेंडर अलग है, लिंग अलग है, तो किसी का सोच अलग है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो मनुष्य मनुष्य के साथ समानता और असमानता, यह दोनों ही कॉन्सेप्ट, यह दोनों ही जो प्रत्यय होते हैं वह हर हाल में जुड़े ही होंगे, वह आप उससे अलग नहीं हो सकते। ये बात बहुत समय पहले, हजारों साल पहले, तकरीबन आप मान लीजिए कि 2500 साल पहले महर्षि कणाद करते हैं। और महर्षि कणाद ये वही वैशेषिक दर्शन है जिसमें सबसे पहले ये महर्षि कणाद का रचा हुआ है। ये इनका नाम कणाद क्यों पड़ा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महर्षि कणाद का नाम कणाद इसलिए पड़ा क्योंकि ये कभी भी मांग करके या ऐसे वैसे नहीं खाते थे, गुरुकुल चलाते थे, बहुत सारे स्टूडेंट रहते थे, लेकिन ये सिर्फ वही खाते थे जब अनाज खेतों में कट जाता था तो कटने के बाद उसके जो दाने जमीन पर गिरे रह जाते थे ये उनको ही कलेक्ट करते थे और एक फसल चक्र से दूसरे फसल चक्र के बीच में केवल उन अन्नकणों को बीन करके उनसे ही अपना जो है भोजन ग्रहण करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा था। हालांकि एक नाम ये भी हो सकता है कि परमाणु जैसे मूल कण की जो है खोज इन्होंने की थी डाल्टन से बहुत पहले, इसलिए भी महर्षि कणाद है। और ये कहते हैं कि अब आप ऐसे भी देखिए कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो एटम्स से बना है, सबके एटम्स एक जैसे होंगे तो इसलिए समान है, लेकिन उस एटम से मॉलिक्यूलर संरचना और मॉलिक्यूलर संरचना से जो तात्विक संरचना हुई वह अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में हुई होगी, इसलिए वह असमान है। तो मनुष्य जगत में या पूरे प्राणी जगत में या पूरे संसार में समानता और असमानता दोनों के तत्व लगातार मौजूद रहते हैं। एक को बचाया या एक को छिपाया नहीं जा सकता है, दोनों ही मौजूद रहेंगे। ये बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा स्पष्ट तौर पर है। और मनुष्य रूप में इन तमाम असमानताओं को इसीलिए देखते हुए भी हम ये मान करके चलते हैं कि हम सब समान हैं, और ना सिर्फ समान है बल्कि मनुष्य के रूप में हमारी जो गरिमा है वह भी समान है। मानवीय गरिमा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न नहीं हो सकता है, और इसी को लेकर के संपूर्ण समाजवाद आपका काम करता है। और अगर हम अपने समाज की आदर्श को देखें तो जो भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं हैं, जब वह आदर्श की बात करती हैं तो ये चाहती हैं कि सबको समान मानते हुए व्यवहार किया जाए, और इसके लिए वह समानता की अवधारणा देती हैं। तो यह हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं का मूल है, आदर्श है, जिसकी तरफ हम निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह से जब वस्तुओं या संसाधनों के वितरण की बात आती है तो भी हम सामाजिक वस्तुओं के समान रूप से हकदार होते हैं। हम चाहते हैं कि संसाधनों का जो है समान वितरण हो, संसाधनों का समान वितरण हो। ये संसाधनों का समान वितरण हो। हम समानता के अवधारणा को लागू करने पर जोर देते हैं, लेकिन समान रूप से व्यवहार किए जाने का क्या अर्थ है, कि इसके हम क्या मायने लें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हर हाल में समान है। तो इसको लेकर के कहते हैं कि तमाम असमानताओं के होने के बावजूद, फिर वही जरा वैशेषिक दर्शन की तरफ लौटूंगा मैं, वो कहते हैं कि तमाम असमानताओं के मध्य भी गोरा है, काला है, महिला है, पुरुष है, सवर्ण है, दलित है,
अगड़ा है, पिछड़ा है, मराठी है, पंजाबी है, यूपी है, बिहारी है, तो वो कुछ समानताएं या कुछ असमानताएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन मानव रूप में हम सबका समान महत्व है। और इसका क्या अर्थ है? निश्चित रूप से हम यहाँ शरीर रचना से जुड़ी समानताओं की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं की शरीर संरचना में अंतर पाया जाता है। और यह भी एक सच है कि मनुष्यों के रूप में हमारा एक सामाजिक अस्तित्व होता है। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक प्राणी रहा है। अरस्तु कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर कोई ये कहे कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है, तो फिर या तो वह देवता है या फिर वह जंगली जानवर है। इसलिए हम समाज की एक रचना करते हैं, और इस समाज में क्या हर कोई एक समान बुद्धिमान होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अलग अलग स्तर है। क्या सब में प्रजनन करने की क्षमता जो है समान है? नहीं, किसी को एक भी बच्चा नहीं होता है, निसंतान होता है। तो 100 बच्चों वाले भी राजा रानी की कहानियां मिलती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग तरह के लोग समाज में हैं। और असमानता की इन विभिन्न आयामों के दौरान, चूंकि जब हम कहते हैं समानता है ना, तो हम ये पहले मान लेते हैं कि असमानता है। जैसे हम किसी चीज पर बार बार बात क्यों करते हैं? क्योंकि वह चीज पूरी तरह से पाया नहीं गया है। जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्हें बार बार एक दूसरे को एश्योर करना पड़ता है आई लव यू बोल करके, क्योंकि संभावना है कि उनके बीच में लव नाम का तत्व जो है वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। उन्हें बार बार इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन मां को या पिता को अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, क्या उसे बार बार स्थापित करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। आप सिनेमा में देखिए, बाहें फैला करके हीरो जो है अपनी हीरोइन का स्वागत करता है, क्योंकि उसे हर बार ये जताने की जरूरत है, क्योंकि सामने बैठा हुआ जो दर्शक है वह उन दोनों के प्यार को लेकर के निश्चिंत नहीं है, और उन्हें अपने हाव भाव, गीत संगीत के माध्यम से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते रहने की आवश्यकता होती है। जब प्रेम को प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, प्रेम को प्रदर्शन की आवश्यकता कब होगी? जब वहां पर संदेह होगा। अगर हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जोर जोर से मनाते हैं, तो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वतंत्रता को लेकर के हम पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हैं। वह स्वतंत्रता पर खतरा हमेशा मंडराता है। स्वतंत्रता को कायम रखना पड़ता है। तो स्वतंत्रता या वह प्रेम एक आदर्श है जिसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरह से प्राप्य नहीं है। जिस दिन वह पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से उसकी चर्चा बंद हो जाएगी। यही वजह है प्रेमी प्रेमिका में प्यार रोज जो है रोज दिखाना पड़ता है, लेकिन पति पत्नी के मध्य नहीं दिखाना पड़ता है, स्थायित्व पा लेता है वो। इसी तरह से जब हम अपने समाज में अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से बार बार समानता की चर्चा करते हैं, तो जितनी जोर से हम समानता की चर्चा करते हैं, उतनी ही जोर से हम यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे मध्य असमानता है। और असमानता को मान करके ही हम समानता की ओर, यानी कि हम ये मानते हैं कि मूल रूप से हम असमान हैं, लेकिन आदर्श रूप में हमें समान होना चाहिए। आशा है कि मेरी बात आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। सभी मनुष्यों में दूसरों के प्रति प्यार या जुड़ाव का अनुभव करने की क्षमता होती है।
और इस प्यार, इस जुड़ाव के नतीजे क्या होंगे, वह उनकी भी धारणा को समझता है। और बर्नार्ड विलियम्स ने कभी कहा था कि ये जो प्यार और जुड़ाव की जो है नतीजों को धारण करने की क्षमता की, इसका क्या नतीजा होगा, इससे क्या हमें प्राप्त होगा, तो बर्नार्ड विलियम्स ये कहते हैं कि ये क्षमताएं नैतिक क्षमताएं हैं। नैतिक क्षमताओं का मतलब क्या है कि इन क्षमताएं शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटी जा सकती हैं, और ये कहते हैं कि इस क्षमताओं को धारण करना और इन क्षमताओं को समझना यह पूरी मानवता के लिए आवश्यक है, सार्वभौमिक है। कम या ज्यादा मात्रा में हम में से हर कोई रखता है। ये भी कहते हैं कि ये जो जुड़ाव है ये हम सब मनुष्य में है, तो एक कड़ी बन जाती है, क्योंकि हम अलग अलग होने के बावजूद भी प्यार या लगाव के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और हमें कई अन्य विशिष्टताएं होती हैं, और इन विशिष्टताओं के कारण हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। और इनमें एक बड़ी अगर विशिष्टता देखिए तो आत्मसम्मान की इच्छा। यह जो आत्मसम्मान की इच्छा है, यह दूसरों की उच्च का, दूसरों के लक्ष्य का साधन बने बिना, ये लक्ष्य शब्द होना चाहिए, दूसरों के लक्ष्य का साधन बने बिना अपना लक्ष्य हासिल करने में हमें मदद करती है। यहां पर गांधी याद आते हैं, गांधी भी और इमैनुअल कांट भी। इमैनुअल कांट इस मामले में एक कोटेशन याद रखिएगा। इमैनुअल कांट बड़ा खूबसूरत सा कहते हैं, आप यहां पर जोड़ दीजिएगा कि मानवता चाहे मुझ में हो या किसी अन्य में, ये याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मानवता चाहे मुझ में हो या किसी अन्य में। आप कहेंगे तो फिर आपको लिख देना चाहिए था। एक्चुअली में होता क्या है कि जब बात करना शुरू करते हैं तो बात भटकती है, और पढ़ने वाले के टेस्ट के हिसाब से ये डिसाइडेड नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख करके क्लास में टीचर चलता है, वो बदलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तन लाता है, बदलता है। तो इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि मानवता चाहे मुझ में भी या किसी अन्य में, वह सदैव साध्य होना चाहिए। साधन नहीं, यानी कि किसी को भी आप साधन मत बनाइए कि अपनी जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कि हमारे देश के नेता करते हैं। हमारे देश के नेता इस समय क्या कर रहे हैं, वह स्टूडेंट्स को, आप देखिए कि कैसे हमारे नेता कैसे हमारे आत्मसम्मान को जो है धक्का पहुंचाते हैं। पढ़ने लिखने वाला कच्चा मन है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को उन्होंने दो भाग में बांट दिया है। एक को कहा तुम हिजाब पहनो, और दूसरे को उसने कहा हिजाब समर्थक बना दिया, और दूसरे को उसने हिजाब विरोधी बता दिया। अब हिजाब समर्थक हो गया और हिजाब विरोधी हो गया। अब यहां पर क्या हो गया कि ये हिजाब समर्थक या हिजाब विरोधी जो है, ये क्या हो गया,
उनके सत्ता पाने के लिए तुम क्या हो, उनकी सत्ता पाने के लिए तुम साधन बन गए। जबकि स्टूडेंट क्या होना चाहिए, हर हाल में किसी भी राष्ट्र के लिए स्टूडेंट स्वयं में साध्य है, क्योंकि वो भविष्य है। लेकिन अपना भविष्य संवारने के लिए उसे वर्तमान में साधन बना दिया। यही स्टूडेंट जब तक हिजाब का विरोध करता जाएगा तब तक उसे राष्ट्रभक्त बताएंगे। लेकिन यही स्टूडेंट कह दो एक दिन नौकरी मांग ले, तो घरों में से खींच खींच करके लाठी मारेंगे। क्यों? कि नौकरी मांग रहा है, साध्य बनने की कोशिश कर रहा है, और हमने तुम्हें क्या बनाया था? साधन बनाया था। तुम साध्य बनना चाहते हो, तुम आत्मसम्मान से भर जाना चाहते हो, हम तुमको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, खत्म कर देंगे तुमको पूरी तरह से। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसे समझिएगा यार, ये बहुत खतरनाक तरीके से आपको बताई जाती है। इमैनुअल कांट का यही स्टेटमेंट अगर आप करके चलें तो ये कहते हैं कि सभी मनुष्यों में आत्मसम्मान की विशिष्ट इच्छा होती है। हालांकि किसी में यह इच्छा कम मात्रा में तो किसी में ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। आत्मसम्मान की इच्छा क्या करती है? यह आपको लक्ष्य बनाती है, यह किसी को साधन बनने के लिए विवश नहीं करती है। संक्षेप में अगर मैं कहें, हम अपनी बात को समेटने की कोशिश करें तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे सामूहिक अनुभव में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे समतावादी विचारों के केंद्रीय तत्व का निर्माण करती हैं। यह हमें कुछ विशेष उद्देश्यों को हासिल करने के लायक बना देती हैं। साथ ही इनकी मदद से हम असमान संबंधों और असमान सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपने संघर्षों में कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। न्याय और स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक मूल्यों के साथ समानता एक ऐसी रूपरेखा का निर्माण करती है जिसकी मदद से हम राजनीतिक फैसले करते हैं, कुछ निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोणों की हम व्याख्या करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। साथ ही इस तरह से अगर आप देखिए तो जो न्याय और स्वतंत्रता जो हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह से समानता भी, वह एक ऐसी रूपरेखा तय करती है जिसकी मदद से हम राजनीतिक कार्यवाही का स्वरूप भी तय कर सकते हैं। या तो आप राजनीतिक कार्यवाही का स्वरूप तय करिए, और नहीं तो राजनीतिक कार्यवाही आपका स्वरूप तय कर लेगी। समानता की अवधारणा जो है वह मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के केंद्र में है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत कहे जाने का मतलब क्या हुआ? मानकीय राजनीतिक सिद्धांत कहे जाने का मतलब हुआ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरीज को, कि जहां पर हम क्या चाहिए इस शब्द पर जोर देते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का वह एरिया जहां पर चाहिए पर जोर दिया जाता है कि कैसा होना चाहिए, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राजनीतिक नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी या मानकीय राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। अगर बहुत आराम से इस बात को कहें तो समानता दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच उनके जीवन के कुछ पहलुओं से जुड़ा हुआ संबंध है। यानी कि दो या
दो से अधिक लोगों के बीच के संबंध को निर्धारित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें यह बताना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका संबंध कैसा है, क्या वो बराबरी पर है या नहीं है। हालांकि बराबरी कोई तराजू लेकर के तौल दी जाने वाली चीज तो है नहीं कि 5 किलोग्राम रुई और 5 किलोग्राम लोहा में से कौन ज्यादा भारी होगा। वैसे आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो इस बात का उत्तर जरूर करें कि 5 किलो रुई सूखी, 5 किलो रुई गीली और 5 किलो लोहा कौन भारी है। इसका उत्तर जरूर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना। तो समझ में आए कि आप लोग जो है जागते हुए देख रहे हैं या बिना जागे हुए देख रहे हैं। जो भी देखेगा वो जरूर आंसर करेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हम लोगों ने कर ली, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये कहने का मतलब यहां पर क्या है कि समानता अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो सामूहिक जीवन का उनका फैसला है उसको निर्धारित करने में मदद करती है। लेकिन समानता को स्वयं में निर्धारित कर दिया जाना बहुत आसान नहीं है। या 5 किलो रुई या 5 किलो जो है लोहा जैसी चीज नहीं है, तौल करके नहीं, आप नाप करके आप नहीं बता सकते। ये इतना समानता का विचार बहुत सरल नहीं है, इसलिए यह बहुत स्पष्ट तौर पर आप नहीं बता सकते कि लोगों के बीच का जो संबंध है वह किस तरह का होना चाहिए, कैसे ये बनना चाहिए। इसका कोई एक तरीका नहीं है कि जिसके जरिए हम लोगों के सामूहिक जीवन में जो संबंध है उसको परिभाषित कर सकें और उसका लक्ष्य तय कर सकें कि ऐसे चलेंगे तो समानता पाई जाएगी। इसी तरह से यह मुमकिन भी नहीं है कि हम इस तरह के संबंधों में से किसी एक पहलू को पहले के मुकाबले अधिक जो है तवज्जो दे दें या दूसरों के मुकाबले हम उसे अधिक जो है प्राथमिकता दें। दूसरे शब्दों में समानता की जो अवधारणा है उस समानता की अवधारणा की कई कल्पनाएं हो सकती हैं। इसकी एक या दो कल्पना करना जो है मुश्किल, इसकी कई कल्पनाएं संभव हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं, जैसे कि स्वतंत्रता की बहुत सारी परिकल्पनाएं आपने देखी, न्याय की आपने बहुत सारी परिकल्पनाएं देखी। जब आप अधिकार पढ़ेंगे तो आप अधिकार की भी बहुत सारी परिकल्पनाएं देखेंगे। तो ये परिकल्पनाएं बहुत सारी हैं। तो ये कहते हैं कि व्यक्तियों और प्रासंगिक विशेषताओं को हम किस तरह से जो है बात करते हैं, किस प्रसंग में हम समानता लेते हैं, इस पर निर्भर करेगा। और यह भी देखा जाना है कि जिन व्यक्तियों के बारे में, जिन समूहों के बारे में हम बात कर रहे हैं वह किस तरह से जुड़ाव रखते हैं। तो समय के साथ समानता की जो अवधारणा रही है वो धीरे धीरे विकसित हुई है और अभी भी विकसित हो रही है। कोई एक सर्वमान्य परिभाषा, जितना भी नॉर्मेटिव साइंस है, जितना भी कि यह मानकीय विज्ञान है, इनमें किसी एक अंतिम लक्ष्य पर, हालांकि अगर आप देखिए तो जो आपकी प्योर साइंस जिसको बोलते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, उसमें भी कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत पर आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। परमाणु की संरचना क्या अंतिम रूप से बता दी गई? नहीं बता दी गई। सूरज से जो है पृथ्वी को निकलने का तरीका क्या अंतिम रूप से बताया जा सका है? नहीं बताया जा सकता है। तो हर एक ज्ञान का क्षेत्र जो है वह विकास कर रहा है और उसके विकास के पीछे का कारण सबसे बड़ा यह है कि यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है जो हम जानते हैं,
जिसे कि ये भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक जो हैं वो स्वीकार करते हैं, वह अभी भी लगातार विस्तार कर रहा है। इसलिए किसी एक निश्चित सिद्धांत पर, किसी एक निश्चित थ्योरी पर पहुंचना असंभव है। तो इसलिए समानता की अवधारणा को भी जब आप समझने बैठिएगा तो यह भी लगातार इवॉल्व होता है। पीछे का छोर पकड़िए, पीछे का छोर आप जितना पीछे जा सकते हैं इतिहास के खंड में उतना पीछे चले जाइए। कौन रोक रहा है साहब आपको? कोई नहीं रोक रहा है। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। देन हाउ इट इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड? द ओनली फंडामेंटल, समय की उस लीक को पकड़ने की कोशिश करिए जहां से कि आप जान सकते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या जानते हैं, इसके उलट कहां से जान सकते हैं। और जब पश्चिम की तरफ आप मुंह करके खड़े होते हैं तो समय का वह कालखंड जहां से कि आप निश्चित रूप से कुछ जान सकते हैं, वह ग्रीक से लेकर के आज की तारीख का हिस्सा है। तो जब समानता की अवधारणा के बारे में बात करेंगे तो हम भी ग्रीक दर्शन से आज की जो शताब्दी है वहां तक हम इसके संदर्भ में जितने भी विचार हुए हैं हम सब पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं इस पर विचार शुरू करूं, ये 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, एक पानी में, और उसके बाद तुरंत मैं आता हूं। आइए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समानता की जो अवधारणा के विकास को, इवोल्यूशन ऑफ द इक्वालिटी कॉन्सेप्ट,
यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके देखते हैं हम, तो समय का वह कालखंड जहां से कि हम एक व्यवस्थित विचारधारा और संकल्पनाएं पाते हैं, वह ग्रीक काल है। आप इसका समय मोटे तौर पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मान लीजिए। एक्चुअली में ये सिर्फ ग्रीक के लिए नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है, जो 6th सेंचुरी बीसी है, वह कहां से कहां तक के लिए है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह भारत में भी महत्वपूर्ण है और यह ग्रीक के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कि यह पूरब के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह पश्चिम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये मैं जहां तक मेरी अपनी संकल्पना कहती है कि यह दुनिया भले ही 2 ध्रुवों में बांट दी जाए, पूरब और पश्चिम में, लेकिन यह होता हमेशा यह है कि दुनिया के एक हिस्से में होने वाला परिवर्तन दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित कर देता है। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेशन जो है मीडियम नहीं था, लेकिन जिस तरह से यहां पर भी स्वतंत्र विचारधारा पैदा होती है, वैसे यहां पर भी स्वतंत्र विचारधारा पैदा होती है। अगर भारत में यह समय जो है महावीर स्वामी का था, अगर भारत में यह समय गौतम बुद्ध का था, जिन्होंने कि पहले से चली आ रही प्रचलित मान्यताओं को ठुकराया, तो यही वह समय था कि जब यहां पर भी आपको सुकरात का जो है समय मिला। सुकरात के बाद आपको जो है प्लेटो का समय मिला, और भी तमाम जो है लोग आते गए इस कालखंड में। तो इन लोगों ने भी जो विचारधारा को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अब सुकरात और प्लेटो, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, अगर इनको आपने बहुत गौर से पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि समय को प्रभावित करें। इसी तरह से जो है राजनीति में भी मानिए कि जिस समय आज की तारीख में क्या होता है कि जो राजनीतिक हलचल एक बार पश्चिम में शुरू होती है, वह कुछ कालखंड के बाद जो है पूर्व में भी प्रभावित कर देती है। जैसे मेरा यह मानना है कि जो दक्षिणपंथी राजनीति का जोर है वह अब पश्चिम में उतरने लगा है। पश्चिम में बल्कि अगर कहें तो उतर गया है, चाहे वो जो बाइडेन के रूप में कहें या फिर और भी देशों में जो चुनाव हुए हैं, वहां पर अब धीरे धीरे ये जो है दक्षिणपंथी राजनीति उतार पर आ गई है। भारत में भी अगर अब देखिए तो पिछले कुछ चुनाव में जो है आपको समझ में आएगा कि लोग कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी राजनीति से अब उकता गए हैं, और तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव इसकी झांकी देते हैं। तो इसी तरह से अगर यहां पर भी हम लेकर के कहें तो समानता को लेकर के भी जो विचारधारा है वो ग्रीक सभ्यता में शुरू हुई और आज तक बहुत सारे लोगों ने, कई बार विचारकों ने बहुत सशक्त मानवीय भावनाओं को भी इसमें जो है सामने रखने की कोशिश की है। इतिहास में समानता की अवधारणा में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी समय के साथ हुए और इसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे समझाया है। समानता के विचार को सुनिश्चित रूप में जानने के रास्ते में कई मुश्किलें आईं और इसमें एक समस्या व्याख्यात्मक प्रयोग, इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज की पुनर्खोज, पुनर्अन्वेषण से संबंधित है। यह व्याख्यात्मक प्रयोग क्या है? इसमें होता है कि किसी विषय की, किसी वस्तु की व्याख्या, किसी घटना का वर्णन किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे आप ये मान लीजिए कि गांधी हत्या है, ये व्याख्यात्मक प्रयोग का मतलब क्या है? ये व्याख्यात्मक प्रयोग क्या है? इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या है कि किसी विषय, वस्तु या घटना की व्याख्या या वर्णन आप किस प्रकार से कर रहे हैं।
यही व्याख्यात्मक प्रयोग है। किस प्रकार से करते हैं ये, अगर व्याख्यात्मक प्रयोग आप समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, गांधी वध क्यों। एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, गांधी वध क्यों। ये गांधी वध क्यों आपको क्यों दिखाई दे रहा है भाई, इसके पीछे का कारण है, और वह कारण क्या है, ये किस तरह से जो है व्याख्याएं बदलती हैं। एक, जो गोडसे के पुजारी हैं वो इसको कैसे देखते हैं, और जो गांधी के समर्थक हैं वो इसको कैसे देखते हैं। गोडसे के पुजारी इसको गांधी वध को सही ठहराएंगे, और क्यों ठहराएंगे, क्यों कि गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा स्वीकार किया। गांधी ने हिंदुओं को मरने दिया। तीसरा, गांधी ने $500 करोड़ पाकिस्तान को दिलवा दिया। ये तर्क देते हैं। गांधी समर्थक तर्क देंगे कि गोडसे ने जिन्ना को क्यों नहीं मारा, अगर जिन्ना को शुरू में मार देते तो पाकिस्तान का बंटवारा ना होता। या फिर गोडसे ने किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मारा, नंबर 2, गोडसे गांधी पर पहला बार (1944) में करता है, यानी कि गांधी को मारने का प्लान 1944 में बनता, बहुत लंबे समय से बना है। तो 1944 में ये तीनों रीजन नहीं थे, तब क्यों मारना चाह रहा था, यानी कि गोडसे मारना चाह रहा था। पहला कारण यह था, रीजन बाद में ढूंढा गया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। नंबर 3, गोडसे सुभाष चंद्र बोस को, पटेल को, आदि को क्यों मारना चाहता था। लेकिन उसके मारने की योजना में कभी भी जिन्ना या अंग्रेज क्यों नहीं आए। वह गांधी को, पटेल को, बोस को, नेहरू को, इनको ही क्यों मारना चाहता था। अब ये दोनों ही अपनी ढपली, अपना राग बचाएंगे, बनाए रखेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। यहां पर तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब इस बात से जरूर रहेगा कि यहां ये क्यों, ये व्याख्याएं अलग अलग क्यों है। तो किसी भी घटना या किसी वस्तु या विषय का वर्णन हम अलग अलग दृष्टि से कर सकते हैं। और जब समानता के सिद्धांतों की जो है विकास पर बात करें, उसकी अवधारणाओं के विकास पर बात करते हैं, तो फिर पलट करके हम ये कहते हैं कि ये जो है अलग अलग तरीके से हुआ होगा। बहुत से विचारक ऐसे भी हैं, ये पहले तो कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम जो अतीत के जो लेखक हुए हैं
उनके लिए हम समकालीन दृष्टिकोण का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं कि उन्होंने जैसे तुलसी के बारे में ये कैसे, इसका मतलब क्या है कि अतीत का लेखक है और दृष्टिकोण समकालीन हो। ये बहुत लंबे समय से मेरे भी मन में चर्चा बनी रही कि जैसे तुलसीदास है और तुलसीदास ने बहुत सारी बातें लिखी थी। अब उनका जब दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है तो आज की तारीख में तमाम नारीवादी महिलाएं वो तुलसी का विरोध करती हैं अलग अलग कारणों से कि राम ने सीता को जो है गर्भवती हालत में क्यों छोड़ दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी क्यों कहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि समकालीन परिप्रेक्ष्य में हम इसका जो है बचाव कर सकते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो ये कहते हैं कि यहां पर ताड़ना का मतलब शिक्षा से है। ये गीता प्रेस ने किया। गीता प्रेस हालांकि बहुत अच्छा काम करती है, तो मेरा ये भी है कि वो गीता प्रेस जबरदस्ती बचाव का भी काम करती है, वो नहीं करना चाहिए। निरपेक्ष दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। अब गीता को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो निरपेक्ष दृष्टि से, गीता प्रेस ने जो पढ़ने की कोशिश की वो निरपेक्ष दृष्टि से नहीं की। अब उन्होंने समकालीन दृष्टि से उसका मतलब शिक्षा रख दिया, जबकि हमें ये, मैं रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण को देख रहा था तो मुझे लगा कि अगर आज की तारीख में रामानंद सागर की रामायण आती तो आज भी कई तरह की आपत्तियां होती, बहुत सारी ऐसी बात कही जाती है। और रामानंद सागर ने अपनी तरीके से जो है रामायण की कथा को प्रस्तुत करने की कोशिश की। तुलसीदास लिखते हैं एक जगह के हरि अनंत हरि कथा अनंता कहूं सुनहि बहुविध सब संता। एक यानी कि ये अनंत तरीके से है और अपने अपने समय में अपने अपने लोगों ने अलग अलग तरीके से ज्ञात की। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में एक रुबाई आती है, वो बड़ा बढ़िया इस बात को समझाती है कि अपने अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, नहीं, अपने अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने अपने युग में सबको ज्ञात हुआ अनुपम अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो पहले जो बातें कही गई थी उनकी व्याख्या क्या आज की लाइन पर होगी, आज के तरीके से होगी कि नए दृष्टिकोण नए आयाम को लेकर के होगी, या जो पहले था वैसे ही होगी। तो मुझे लगता है कि जब भी किसी महान लेखक ने कुछ लिखा, किसी घटना का वर्णन किया, आप वाल्मीकि को उठा करके देखिए। वाल्मीकि जब रामचरित्र को लिखते हैं तो अलग नजरिए से लिख देते हैं, तुलसी अपने समय के हिसाब से अलग नजरिए से लिखते हैं, रामानंद सागर अपने हिसाब से रच देते हैं। इसी तरह से अलग अलग लोगों ने, पेरियार ने अलग तरीके से रामायण को देखा। तो अतीत के लेखकों के लिए हम समकालीन दृष्टिकोण अपना लेते हैं। एक बार एक जगह लखनऊ में जो है एक गर्ल्स कॉलेज है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में वहां पर जाना पड़ गया मुझको। लखनऊ सिटी के सभी कॉलेज से जो लोग चुने गए थे, मैं खुद लखनऊ सिटी में पढ़ा रहा था, तो बोलने के लिए जो मैं भी माहिर था तो मुझे भी बुलाया गया। मैं भी गया वहाँ पर, बात करनी शुरू हुई तो सभी महिलाएं जो है वो हाथ उठा उठा करके तुलसी को गरियाने में लगी थी कि क्यों छोड़ दिया राम ने सीता को, क्यों छोड़ दिया राम ने सीता को। तो मैंने जो है प्रश्न पूछा, और मेरी जो एचओडी थी वो भी उसमें शामिल थी। तो मैंने प्रश्न पूछा कि आप बताइए आप में से कितने लोगों ने रामायण पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमने रामायण नहीं पढ़ा है। हमने सबने हाथ उठा दिया कि हमने रामायण पढ़ा है, रामचरितमानस पढ़ा है। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि कहाँ लिखा हुआ कि राम ने जो है सीता को छोड़ दिया रामचरितमानस में। नहीं लिखा है, लेकिन अब उन लोगों ने उसकी व्याख्या कर ली, उन्होंने अपने हिसाब से उसको सेट कर लिया। तो बाद में बड़ी नाराज भी हो गई और उन लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से मेरा भी वर्णन कर डाला।
तो अतीत के जो बातें कही गई हैं उनको समकालीन दृष्टि से कंटेम्परेरी लेंसेस के जरिए जो है बात कही जा सकती है ना, ये याद रखिएगा। और दूसरी ओर ऐसे भी विचारक हैं जो ये कहते हैं कि पहले जो बातें कही गई उनको उसी दृष्टि से रखिए, आज की दृष्टि से जो है उनको जो है प्रयोग करने की कोशिश मत करिए, उनका समकालीन दृष्टिकोण मत दीजिए। इस संभावना को नकारने वाले विचारक ये मानते हैं जो कहते हैं कि अतीत की बातों का जो है समकालीन दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। तो कहते हैं कि किसी व्याख्या का प्रामाणिक होने के लिए यह जरूरी है, यह बात जरूर रखिएगा, कि वह विषय आधारित होने के साथ साथ वह संदर्भ आधारित भी होना चाहिए। ये बहुत मार्के की बात कही गई है कि विषय आधारित होने के साथ साथ वह संदर्भ आधारित भी होनी चाहिए। कई बार जब लोग कहते हैं कि वेद में यह लिखा है, ये लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने जो है सरस्वती जी को जो है उनकी पुत्री थी फिर भी उनके ऊपर गलत नजर डाली, तो वो कहते क्या है कि सिर्फ अनुवाद पर नहीं जाना चाहिए, अनुवाद के साथ साथ उसके पूरे संदर्भ को समझना चाहिए। ये सत्य को समझने के 3 रास्ते हैं, ये आप एक बार फिर समझिएगा कि सत्य को समझने के 3 रास्ते हैं। सत्य को कैसे समझें? इसके 3 रास्ते हैं। पहले को आप कहिए संवादिता। संवादिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि ज्ञानेंद्रियों ने जैसा जाना वही सत्य है। मेरे सामने की दीवार व्हाइट है कि नॉन व्हाइट है, सब श्वेत है या अश्वेत है, आंखें देख करके बता देंगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं संसक्तता सिद्धांत। संसक्तता सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी। कोहेरेंस थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण प्रसंग को सामने रख करके समझिए। संपूर्ण प्रसंग या संदर्भ को सामने रखकर समझिए। किसी भी बात को उसके केवल एक अंश को लेकर के मत चलिए। और तीसरा है अर्थ क्रिया सामर्थ्य। अर्थ क्रिया सामर्थ्य, इसको आप कह सकते हैं प्रैग्मैटिक थ्योरी। इसमें क्या मतलब होता है? इसमें सत्य वही है जिससे काम बने, परिणाम जिससे निकल सके वही है। यानी कि जिस हमारा मंतव्य जिसमें हासिल हो सके वही है। तो ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पुरानी बातों का नए संदर्भ में जो है समकालीन दृष्टि से जो व्याख्या मत करिए, वो ये कहते हैं कि व्याख्या के प्रामाणिक होने के लिए जरूरी कि केवल वह विषय आधारित ना हो कि तुलसीदास ने कुछ कहा और उसका हमने ट्रांसलेट करके, या वेदों को लेकर कितना झगड़ा क्यों है, कुरान को लेकर कितना झगड़ा क्यों है, क्योंकि हम केवल विषय आधारित हैं, हम संदर्भ आधारित नहीं हैं। अगर आप कभी भी देखिए तो जो मेरे पढ़ाने की जो मेरी शैली है उसमें मैं विषय और संदर्भ दोनों को लेकर के चलने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा सा लंबा जरूर जाता हूं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि दोनों को लेकर के चलें, और दोनों की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं।
और इसलिए कई विद्वानों ने इस बात पर दिया कि किसी भी ग्रंथ या किसी भी किताब को पढ़िए अगर आप, तो उसमें हमें बहुलवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी कि जितने सारे डायमेंशंस हैं, जितने सारे आयाम हैं, हमें उन सब पर गौर करना चाहिए। नहीं तो कम से कम ऊपर जो दो की चर्चा की गई है उसको तो जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। हालांकि इस संदर्भ में एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है कि क्या किसी विचार की पुनर्खोज में कुछ ऐसे तथ्य या विचार सामने आते हैं जो समकालीन आदर्शों के लिए, जो आज के आदर्श हों, प्रगतिशील रूप में सहायक हों। क्या कि मतलब कि जो विचारों की पुनर्खोज, यानी कि पहले के विचारों को आज की जो है दृष्टि से देखने की कोशिश की जा रही है, तो क्या हम ऐसे आदर्शों को जब हम तय करना चाहते हैं तो क्या उसमें वो सहायक हो सकते हैं पहले के वाले। इस तरह के विचारों की पुनर्खोज, ये पुनर्खोज शब्द होना चाहिए, कई जगह गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, से ऐसे विचार सामान आते हैं जो समकालीन समय के लिए नुकसानदायक है, हो सकता है कि जो फायदा न करें नुकसान करें। दूसरे शब्दों में विचारों की जो पुनर्खोज की परियोजना, वह आशा और निराशा, यानी कि उसके अच्छे लाभ भी हो सकते हैं और बुरे लाभ भी हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए तो ये जो तीसरा दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण कैसा है? अर्थ क्रिया सामर्थ्य वाला, प्रैग्मेटिक है। राजनीतिक सिद्धांत में मानकीय अवधारणाओं के इतिहास की पुनर्खोज की कोशिश की जाती है, जिसका लक्ष्य होता है कि इनका प्रगतिशील ये मैंने क्या शब्द लिख दिया, पुनर्ठभार, ये तो क्या है, रिवाइवल शब्द है ना, तो ये पुनर्उभार हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, पुनर् उभार। किया जाए। तो ये कई बार लोग चाहते हैं कि जो पुराने विचार हैं उनका पुनर्उभार किया जाए, यानी कि पुनर्जीवीकरण किया जाए। रिवाइवल का मतलब हम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, पुनर्जीवीकरण। पुनर्जीवीकरण किया जाए। इस प्रक्रिया पर, यहां पर जो है, इस प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह विचारों के क्षेत्र का विस्तार होता है या उन्हें गहराई मिलती है। यानी कि पहले की जो बात है उनको किस तरह से हम गहराई दे सकते हैं, किस तरह से जो है हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में ऐसे दूसरे विचारों और मूल्यों को भी, मूल्यों की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाता है, जिन्होंने उस मूल्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए समानता के विचार के लिए स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकप्रिय प्रभुसत्ता या लोकतंत्र के विचारों से अलग नहीं कर सकते। इनको हमें एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है। और समय समानता की अवधारणा ने इन अन्य विचारों को, कौन सी, ये स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकप्रिय प्रभुसत्ता आदि को जो है बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और ना सिर्फ ये, मतलब कि ये सब आपस में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और खुद भी इनको बढ़ाने में मदद करते हैं। यहीं पर आप जो है एलेक्स डी टॉकविल, ये मुझे लगता है कि ये एक विचारक रहे हैं, अमेरिकी विचारक रहे हैं, और इनका समय अगर मैं बात करूं तो ये करीबन जो है आपका 1969 से लेकर के 2012 तक के बीच का जो है इनका जीवन काल रहा है। अभी हाल में ही मृत्यु हुई है 10 साल पहले। डेमोक्रेसी इन अमेरिका में यह विचार व्यक्त किया है कि कुछ ऐसा है जो मानवता के इतिहास में समानता के प्रसार और विकास को अनिवार्य बनाता है। वे मानते हैं कि समानता के प्रसार का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। अभी ये घोषणा करते हैं कि यह तकरीबन सुनिश्चित है कि समानता का क्रमिक विकास होगा, यानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वे ये दावा करते हैं कि इस प्रगति की मुख्य विशेषताएं इसकी सार्वभौमिकता और स्थायित्व है। तो यह मानते हैं कि समानता का जो क्रमिक विकास होता है यह सार्वभौमिक होगा और स्थायी होगा। यह ये भी मानते हैं कि यह जो आदर्श है, समानता का आदर्श, समय बीतने के साथ मानव के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, यानी कि मानव इसको आगे और नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक दूं। समानता के संदर्भ में जो आगे की बातें हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जब हम अरस्तु, हॉब्स आदि के जो है समानता संबंधी विचारों पर चर्चा कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।